15 अप्रैल 2008 रात के करीबन 2:10 पे उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ा गांव में कुछ लोगों को एक अजीब सी चीख सुनाई दिया। वो चीख आ रही थी शौकत अली के घर से, जो कि शौकत अली की बेटी शबनम डर के मारे चीख रही थी। चीख सुनकर के गांव के लोग भी घबरा जाते हैं और शौकत अली के घर पे वो लोग पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि घर का गेट अंदर से बंद है। फिर भी कुछ लोग दीवार से छलांग लगाकर घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाते वो लोग ऐसा नजारा देखते हैं कि उन लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो लोग देखते हैं कि फर्श के ऊपर सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है और घर के अंदर 7 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। सबसे पहले तो बरामदे में शौकत अली की लाश मिलती है और उनका गला बड़ी ही बेरहमी तरीके से काटा गया था और बरामदे के बगल वाले रूम में शौकत अली का बेटा यानी राशिद का लाश पड़ा हुआ था और दूसरे रूम में उनका बड़ा बेटा अनीस और उसकी वाइफ अंजू की लाश पड़ी हुई थी और उन दोनों का भी गला बाकी लोगों की तरह धड़ से अलग था। और उसी बेड पे एक मासूम से बच्चे का भी लाश पड़ा हुआ था जिसका की नाम था अर्श। एक और दूसरे रूम में शौकत अली की पत्नी यानी हाशमी की भी लाश वहीं पे पड़ी हुई थी और उसका भी गला बड़े बेरहमी से काटा गया था। सेम उसी प्रकार दूसरे रूम में शौकत अली की ग्रैंड डॉटर की भी लाश पड़ी हुई थी। उस घर के अंदर इतना भयानक नजारा था कि किसी पत्थर दिल इंसान का भी रूह कांप जाए। और घर के कोने में शबनम रोते रोते बस सिर्फ इतना बोले जा रही थी कि कुछ लोग आए और मेरे घर वालों को मार के चले गए और वो रोते रोते वहीं पे बेहोश हो गई। और कुछ ही घंटों में सुबह होते ही शौकत अली के घर के बाहर हजारों की मात्रा में भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस वालों को फोन लगाया और थोड़ी ही देर में पुलिस फौरन वहां पे पहुंच जाती है। देखो, ये है शौकत अली जो कि 50 साल के थे और ये एक आर्ट्स कॉलेज में टीचर्स थे। और ये है इनकी वाइफ हाशमी जो कि 50 साल की थी। और ये है इनका बड़ा बेटा अनीस जो कि जालंधर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे। और ये है अनीस की वाइफ अंजुम और इन दोनों का एक बेटा भी है 10 महीने का जिसका की नाम है अर्श। और ये है शौकत अली का छोटा बेटा जिसका की नाम है राशिद और ये मेरठ में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। ये है शौकत अली की बेटी शबनम जो कि 24 साल की है और ये हाईली एजुकेटेड लड़की थी जो कि डबल MA की पढ़ाई कर रखी थी और गांव में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर भी थी। शौकत अली के परिवार का रुतबा पूरे गांव में बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, हर कोई सक्सेसफुल था अपनी ज़िंदगी में। इतने अच्छे परिवार के पूरे 7 लोगों को इस तरीके से हत्या कर दिया जाना लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग घर के बाहर इकट्ठे होना शुरू हो गए। परिवार में इकलौती बची लड़की शबनम को जब लोगों ने रोते और बिलखते हुए देखा तो शबनम के प्रति लोगों का हमदर्दी काफी ज्यादा बढ़ गया और पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था, जिसके कारण पुलिस और सरकार के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहाँ पे हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत से सस्पेंड कर दिया गया और नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जो कि थे इंस्पेक्टर RP गुप्ता। इंस्पेक्टर RP गुप्ता 15 तारीख की सुबह जब घटना स्थल पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डेड बॉडी तो पड़ी हुई है और वहाँ पे कुछ बेडशीट भी पड़ी हुई थी और कुछ सामान को देखने के बाद उनके दिमाग में कुछ बातें खटकने लगी। उस टाइम पे तो वो उन सब चीज को उतना गौर नहीं करते हैं और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। 7 डेड बॉडी में से 6 का गला काटा गया था और एक 10 महीने के बच्चे को गला घोट के मारा गया था। उस घर में उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, शबनम के अलावा कोई बचा ही नहीं था उस घर में कुछ भी बताने के लिए। जब पुलिस शबनम से पूछताछ कर रही थी तो शबनम का रो रो के इतना बुरा हाल था कि वो कुछ बोलने के हाल में ही नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे करके पुलिस शबनम से कुछ सवाल पूछती है और जाहिर सी बात है जिसके परिवार में पूरे 7 लोगों के इस तरीके से हत्या कर दी जाए तो वो कैसे नॉर्मल होकर के बात कर सकती है। फिर भी पुलिस वाले शबनम से सवाल पूछते हैं और शबनम जवाब भी देती है। शबनम बताती है कि रात में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी इसलिए मैं छत पे सोने के लिए चली गई थी और आधी रात में कुछ लोग पीछे वाले दीवार से छलांग लगा करके घर के अंदर आए और बारी बारी से हमारे घर वालों को मार करके सामने वाले गेट से निकल गए वो लोग। फिर पुलिस वालों ने शबनम के बयान को रिकॉर्ड किया और साथ ही में आसपास के लोगों का भी बयान को रिकॉर्ड किया गया। मतलब जब शबनम चीखी चिल्लाई थी उस टाइम पे जो लोग आए थे उसका भी बयान को रिकॉर्ड
किया गया, पर शबनम और बाकी लोगों का बयान मैच ही नहीं कर रहा था। लोगों का कहना यह था कि जब वो लोग रात में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था, कुछ लोग छलांग लगा करके घर के अंदर गए थे। और शबनम का कहना यह था कि जिन लोगों ने हत्या किया वो पीछे की दीवार से छलांग लगा करके अंदर आए थे और सामने वाले गेट खोल करके वो लोग बाहर गए। पर एक सवाल ये आता है कि अंदर से फिर दोबारा दरवाजा बंद किसने किया, और पीछे 15 फीट ऊंची दीवार थी, वहां लोग बिना सीढ़ियों के कैसे छलांग लगा कर आए। न वहां पे कोई सीढ़ी थी, न कोई सीढ़ी का निशान था। और शबनम ने ये बताया था कि वो छत के ऊपर सोने गई थी क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। पर जब पुलिस वाले छत के ऊपर गए चेक करने के लिए तो ऊपर कोई भी बिस्तर नहीं था। फिर शबनम से इन सभी चीज के बारे में पूछा गया तो ये इन सभी बात को टाल दी और वो अपने चचेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दी, जिसका की नाम था सुखा। शबनम का ये कहना था कि सुखा और उसके पापा के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था। फिर पुलिस वाले सुखा को उसके घर से उठाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पहले तो सुखा इनकार कर रहा था, बट जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछे तो वो हर चीज को स्वीकार कर लिया और उसने बोला कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, और अपने साथ साथ उसने 14 और लोगों का भी नाम लिया। फिर थोड़े दिन बाद सुखा अपना बयान बदल लेता है और कहता कि पुलिस वालों ने मुझे मार पीट करके ये बयान दिलवाया है, मैंने डर के मारे ऐसा बोला है और मैं डर गया था इसलिए मैंने बाकी के 14 लोगों का भी नाम लिया था। फिर केस और भी ज्यादा उलझ जाता है, पुलिस वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उन लोगों का गला काटने से पहले उनको नींद की गोली दी गई थी। आपको स्क्रीन पे जो नाम शो हो रहा है ये वाला मेडिसिन उनको दिया गया था, इसलिए जब उनका गला काटा गया था उस टाइम पे वो लोग बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किए थे, सब कुछ आराम से हो गया था। घर का पूरा सामान भी एकदम सही जगह पे था और बेडशीट वगैरह भी नहीं बिखरा था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक लोग को नहीं मारा गया था, पूरे 7 लोगों को मारा गया था और 7 में से कोई एक जरूर उठ जाता अगर नींद की गोली नहीं होती तो, और वो लोग अपनी जान बचाने की जरूर कोशिश करते। और इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और नींद के दवाई के कारण ही किसी ने स्ट्रगल नहीं किया और सब कुछ आराम से हो गया। और पुलिस वाले जब घर को अच्छे से चेक करते हैं तो उनको एक दवाई का पत्ता भी मिलता है। और इन दिनों शबनम के कुछ ज्यादा ही रोने की वजह से उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया और उसको डॉक्टर के पास लोग लेके जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 7 वीक से। इसके बाद ये केस अलग ही मोड़ ले लेती है और जब पुलिस को पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है तो पुलिस वाले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना फिर से शुरू कर देते हैं। और 2008 में इस केस को मीडिया वालों ने इतना ज्यादा दिखाया कि ये केस लखनऊ तक पहुंच गया। और उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी, और जब मायावती जी को इस केस के बारे में पता चला तो वो खुद शबनम से मिलने के लिए उसके घर पे आई। मायावती जी शबनम को अपना सहानुभूति देती हैं और 5 लाख रुपए देने का भी वादा करती हैं, लेकिन आरपी गुप्ता को कुछ शक था, इसलिए मायावती जी को आरपी गुप्ता ने समझाया। उन्होंने कहा कि आप थोड़े दिन वेट करो, ये जांच कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप शबनम को पैसे दे देना क्योंकि मुझे कुछ शक है। और आरपी गुप्ता के ये कहने के बाद कुछ दिनों के लिए पैसों को होल्ड कर दिया गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शबनम एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, और जब वो स्कूल से आती और जाती थी उस टाइम पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका की नाम होता है सलीम। इन दोनों के बीच में पहले तो दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे प्यार होना शुरू हो जाता है और ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाने लग जाते हैं। और ये लोग थोड़े दिन साथ रहने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शबनम अपने घर वालों से शादी के लिए बात भी करती है, पर उसके घर वाले शादी के लिए कतई मना कर देते हैं, क्योंकि सलीम 6 तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था और वो एक कारपेंटर का काम करता था, यानी जो लकड़ी वगैरह का सामान बनाते हैं ना उसका काम करता था। इसलिए शबनम के पापा ने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि शबनम डबल सब्जेक्ट में एमए कर रखी थी और वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर भी थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे घर में इजीली हो सकती थी और उसके लिए एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का भी मिल सकता था, ऐसा उसके पिताजी का मानना था। शबनम के परिवार में सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और वो लोग अच्छे खासे पोस्ट पर भी थे। और दूसरी तरफ सलीम एक छोटा सा कारपेंटर का काम करता था, यानी कुल मिला के बात यह है कि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। और जब शबनम के घर वाले नहीं माने तो शबनम और सलीम ने मिलकर के एक प्लान बनाया। सलीम और शबनम दोनों मिलकर एक साथ 6 लोगों को तो नहीं संभाल सकते थे, इसलिए शबनम ने सलीम से नींद की दवाई लाने के लिए कहा और सलीम एक दूसरे गांव जाता है और वहां से मेडिसिन लेकर भी आता है। वो अपने गांव से इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि वहां पे उसको लोग पहचान लेते हैं, इसलिए वो दूसरे गांव से मेडिसिन लेकर आया। फिर 14 अप्रैल की रात शबनम ने पूरे घर वालों के लिए खाना बनाया और सभी को प्यार
से खाना भी खिलाया और सभी लोग प्यार से खाना खा के सोने के लिए जाने लगे। और सोते टाइम शबनम ने सभी के लिए चाय बनाया और सारा मेडिसिन उसी चाय के अंदर डाल दिया। और चाय के अंदर मेडिसिन डालने के बाद सभी लोगों को उसने चाय पिलाया। सभी लोगों ने तो चाय पिया, बट एक जो 10 महीने का बेबी था वो चाय कैसे पी सकता था। उस बेबी के अलावा सभी लोग नींद की दवाई वाला चाय पिए। उसके बाद सभी लोगों के सो जाने के बाद शबनम ने सलीम को कॉल किया और उसको अपने घर पे बुलाया। और सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेके आया था। और शबनम सभी घर वालों का सर पकड़ती है और सलीम उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके सर धड़ से अलग कर देता है। और लास्ट में अर्श जो एक 10 महीने का मासूम बच्चा था वो बचता है। उसका गला दबा करके दोनों ने मिलकर हत्या कर दिया। उन दोनों ने मिलकर किसी पे भी रहम नहीं किया। और आप लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि वो लोग भागकर शादी भी कर सकते थे, पूरे परिवार को मारने की क्या जरूरत थी। देखो, वो दोनों अगर भाग के शादी कर लेते तो उन दोनों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सलीम के पास तो ऑलरेडी कोई नौकरी ढंग की थी नहीं, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी नहीं था जो आगे उसकी अच्छी जिंदगी चलती। फिर उन दोनों ने यही सोचा कि परिवार के सभी लोगों को अगर हम दोनों ने मिलकर मार दिया तो सारी प्रॉपर्टी शबनम के नाम पे हो जाएगी, फिर आगे की जिंदगी हम दोनों अच्छे और आराम से जिएंगे। आरपी गुप्ता को तो पहले ही शक हो गया था। जिस दिन वो बॉडी को पोस्टमार्टम पे भेजा था उसी दिन उसको शक हो गया था, क्योंकि बेडशीट और घर का पूरा सामान एकदम सही जगह पर था। बिल्कुल कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं था और बाहर के दीवार के फान करके किसी के आने के भी सबूत नहीं था। फिर पुलिस वालों को शक होता है शबनम के ऊपर और वो लोग शबनम को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग शबनम को तो अरेस्ट कर लेते हैं, पर शबनम को गुनहगार साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं था। तो पुलिस वालों ने शबनम के फोन कॉल डेटा को ट्रैक किया तो पता चला कि शबनम और सलीम के बीच में उस रात 52 बार कॉल पे बात हुई थी। और फोन कॉल से ही हत्या का भी टाइम पता चल गया था। 1:08 से लेकर के 1:40 के बीच में उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी कॉल पे। मतलब 1:08 से लेकर के 1:40 के बीच में वो लोग साथ में ही थे और उस टाइम पे वो लोग उस हत्या को अंजाम दे रहे थे। और पुलिस वाले उसी टाइम को हत्या का टाइम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी टाइम हमेशा वो लोग थोड़ी देर पे कॉल पे ही बात कर रहे थे। बस बीच में 31 या 32 मिनट का ही गैप हुआ था जब वो लोग बात नहीं किए थे। साथ में सलीम को भी अरेस्ट कर लिया गया और सलीम सब कुछ एक बार में ही कन्फेस कर लिया। पर पुलिस वालों को सबूत अभी भी इकट्ठा करना बाकी था। शबनम के घर से पुलिस वाले कुछ कपड़े को बरामद करते हैं। कपड़ा एकदम खून से लथपथ था। वो वही कपड़ा था जिसे पहन के वो लोग हत्या किए थे। और सलीम के घर से सलीम के कपड़े को भी बरामद करते हैं और सलीम से पूछताछ के बाद वो मर्डर वेपन भी मिल जाता है, यानी वो कुल्हाड़ी भी मिल जाता है जिससे हत्या हुआ था। पास के ही तालाब में सलीम ने उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया था। तो पुलिस वाले कुछ गोताखोर को लेकर के उस कुल्हाड़ी को निकलवाते हैं। और शबनम के घर से एक दूसरा सिम कार्ड भी मिला, क्योंकि शबनम एक अलग ही सिम कार्ड से सलीम से बात करती थी। वो नंबर किसी और के पास नहीं था, सिर्फ सलीम के पास ही था और उस सिम के बारे में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था। और उन दोनों के फोन को भी सबूत के रूप में लिया गया और फोन कॉल डेटा तो था ही। फिर ऑफिशियली 19 अप्रैल को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इस वारदात के 8 महीने बाद शबनम जेल के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका की नाम मोहम्मद ताज रखा जाता है, क्योंकि शबनम जब अरेस्ट हुई उस टाइम पे वो 7 वीक प्रेग्नेंट थी। फिर 2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट के द्वारा सलीम और शबनम दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर 2013 में शबनम और सलीम इलाहाबाद कोर्ट तक गए, पर हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रखा। फिर 2015 में दोनों देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इन दोनों को फांसी की सजा देनी चाहिए। 2015 में जिस बच्चे को शबनम ने जन्म दिया था उसकी उम्र उस टाइम पे 6 साल हो चुकी थी और जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी बच्चे को 6 साल से ज्यादा जेल के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए पेपर और न्यूज में एडवर्टाइजमेंट चलाया गया और वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उस्मान सैफी नाम का आदमी उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है। और जब देश के सभी अदालतों ने शबनम और सलीम के लिए अपना दरवाजा बंद कर लिया तो वो लोग देश के राष्ट्रपति के सामने अपना दया याचिका लगाए और अपने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए गुहार लगाई। और उस वक्त के जो भारत के राष्ट्रपति थे यानी प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उन दोनों के दया याचिका को रिजेक्ट कर दिया। आज इस घटना को 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी बावनखेड़ी गांव के लोग जब उस रात को याद करते हैं तो उनका रूह कांप जाता है। आज भी जब उस गांव में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसका नाम
नाम शबनम नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो लोग शबनम नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और वो लोग जिनका नाम शबनम पहले से था वो लोग अपना नाम तक चेंज करवा लिए। तो गाइस ये थी बावनखेड़ी हत्याकांड की पूरी कहानी, जो प्यार, धोखे, लालच और समाज के दबाव के बीच में लिखी गई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी अपने ही पूरे घर को खत्म कर देती है, एक बुआ जो अपने 10 महीने के मासूम भतीजे का गला घोट दिया, एक बहन जो भाई बहन के रिश्ते के नाम पे कलंक बन गई। और एक सवाल आज भी वही है कि क्या एक प्यार और प्रॉपर्टी इतने बड़े कत्ल का कारण बन सकती है। बाकी गाइस आपका इस केस के ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे ही मैं क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप चाहो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक करोगे तो यूट्यूब वाले मेरी वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएंगे। तो आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मदद मिलने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।